हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में करेंगे सेमेस्टर थर्ड का हमारा सब्जेक्ट है नेशनलिज्म इन इंडिया। इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? आंदोलन का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। क्या आपको लगता है कि गांधी इस आंदोलन में जनता को जुटाने में बड़ी ताकत बन सके थे? तो इसमें क्या है, आपसे बेसिकली दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था और महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या जनता को जुटाने में बड़ी ताकत बन सके थे। तो इसमें जैसा सबसे पहले तो आपको भारत छोड़ो आंदोलन है क्या, आपको नाम से इसके पता चल रहा होगा कि ये महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी भारत के ऊपर जो राज कर रही थी उनसे छुटकारा पाने के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए आंदोलन था, जो कि 1942, याद रखिएगा 1942 में स्टार्ट किया गया था। ये इसकी डेट है। अब थोड़ा सा इसको डीपली हम एक्सप्लेन करके समझते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण घटना था जो 1942 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशक्त प्रतिरोध उत्पन्न करना और स्वतंत्रता के लिए तैयारी करना। गांधी जी ने इस आंदोलन का विशेष रूप से क्विट इंडिया शब्द का प्रयोग किया। याद रखिए, क्विट इंडिया शब्द। क्विट इंडिया और भारत छोड़ो आंदोलन दोनों एक ही शब्द हैं, बस नाम अलग अलग हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत छोड़ो आंदोलन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, तो दोनों सेम ही है, आपको दोनों के लिए एक ही जैसा आंसर लिखना है। क्विट इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जिससे यह साफ हो गया कि भारतीय जनता चाहती है कि ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाए। इसमें असहयोग सत्याग्रह और व्यापारिक बंदोबस्त का पूरा समर्थन शामिल था। यानी कि वहाँ के जितने भी पीसेंट थे, किसान थे, मजदूर थे, जो भी कोई ट्रेडर थे, व्यापारी थे, इन सभी ने इस आंदोलन को बहुत अच्छे से समर्थन दिया था, क्योंकि वो भी चाहते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे देश के ऊपर राज कर रही है और उनके जो भी नियम और कानून बने हुए हैं, जो कि जिनके कारण से देश के अंदर बहुत कई तरीके दिक्कत परेशानी आती है, उससे हमारे देश को छुटकारा मिले और देश स्वतंत्र हो सके। अब इसमें दूसरी बात, क्या गांधी जी के आंदोलन के वजह से जनता को जुटाने में बड़ी ताकत बन सके थे? तो जी हाँ। किस प्रकार से कि गांधी जी ने इससे पहले भी कई तरीके आंदोलन किए थे, जिसमें से मुख्यतः 3 आंदोलन है। पहला 2020 से 22 के बीच, 1920 से 22 में इन्होंने करा था, जो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या था? इसके अंदर जितने भी भारत के जितने भी नागरिक थे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित स्कूल, कॉलेज या न्यायालय में पढ़ते थे या फिर कार्यरत काम करने वाले पेशेवर थे, तो इन सभी से दरख्वास्त की गई कि आप सभी कुछ समय के लिए इन स्कूल, कॉलेज और न्यायालय में काम ना करें, या अगर छात्र है तो वहाँ पे पढ़ने ना जाएं, जिससे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पता चल चुके कि हम उनके विरोध में खड़े हैं और हमको उनके द्वारा की गई किसी भी कार्य को अस्वीकार करते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने दूसरा स्टार्ट किया था दूसरा स्टार्ट किया था इन्होंने दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह, जो कि 1930 में किया गया था। ये इनके जहाँ पे ही रहते थे साबरमती आश्रम, वहाँ से इन्होंने एक यात्रा निकाली थी जिसको नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। तीसरा अभी हम पढ़ ही रहे हैं 1942 में क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 तरीके के आंदोलन थे जिनके कारण जो इनको जो है महात्मा गांधी को भारत के जो नागरिक जितने भी थे, पेशेवर वकील हो गया या कोई कार्यरत मजदूर हो गया या कोई साहूकार हो गया, सेठ हो गया, व्यापारी हो गया, ये सब इनके गांधी जी द्वारा किए गए अथक प्रयासों के कारण उनको अपने लीडर के तौर पे देखते थे और उनके जितने भी जो कार्य करते थे उन सभी से बहुत ज़्यादा खुश थे और इनका समर्थन पूर्णतः देना चाहते थे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्लियर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, गांधी द्वारा परिकल्पित एक सच्चे सत्याग्रही के आदर्श क्या थे? यानी कि जो भी गांधी जी के साथ जितने भी फ्रीडम फाइटर या फिर जितने भी पब्लिक इनके साथ जुड़े थे, जो भी देश को आज़ादी दिलाने के लिए या सत्याग्रह के मार्ग पे जितने भी लोग चढ़े थे, उन सभी के कुछ आदर्श, कुछ नियम थे। जैसे कि हम चाहते हैं ना कि अभी किसी कंपनी में जाते तो इस कंपनी हम बोलते थे कि हम ऐसी बंदे को काम देंगे जिसके अंदर ये क्वालिटी हो। तो ये इनकी गांधी जी द्वारा लिखी गई कुछ क्वालिटियाँ थी कि अगर किसी व्यक्ति में ये क्वालिटी है तो ही वह सच्चा सत्याग्रही है, नहीं तो नहीं है। तो अब इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा परिकल्पित सत्याग्रही का आदर्श व्यक्ति एक नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक संरचना में समर्थ होना चाहिए। उनके दृष्टिकोण में सत्याग्रही को अपने कार्यों में
पूर्णतः की प्राप्ति के लिए समर्थ, साहसी, शांतिपूर्ण होना चाहिए। तो इन तीनों शब्दों को आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता तो ये 3 शब्द जरूर लिख रहे हैं, समर्थ, साहसी और साहसीपूर्ण होना जरूरी है। अगर यह नहीं है तो कोई व्यक्ति अपने द्वारा रचे गए जो भी वो कार्य करना चाहता है उनको पूर्ण नहीं कर सकता है। इनके अलावा इनके पास और कुछ और भी खासियत थी, जैसे कि आध्यात्मिकता। गांधी जी ने सत्याग्रही को आध्यात्मिकता विकास के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपने आत्म और अद्वितीय का अवबोध होना चाहिए, यानी कि वह क्या है, क्या कर सकता है, क्या खूबियाँ, क्या कौशलता उसके अंदर है, उन सभी के बारे में हर व्यक्ति को अपने बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसलिए उन्होंने आध्यात्मिकता के ऊपर भी ज़्यादा उन्होंने बल दिया। दूसरा, अहिंसा। सत्याग्रही का आदर्श अहिंसा पर आधारित था, जिसका मतलब था कि उन्हें हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए बल्कि उन्हें शांतिपूर्ण प्रतिसाद देना चाहिए। यानी जो भी सत्याग्रह या फिर देश के आज़ादी के लिए जो भी फिर लड़ रहे थे उनमें से किसी को भी अहिंसा, मार काट या फिर कुछ भी ऐसा हिंसा वाला कोई भी कार्य नहीं करना है। अहिंसा का मतलब एकदम प्यारपूर्वक सुलझौते से, समझौते से हर कार्य को सुलझाना है और देश को आज़ादी दिलानी है। तीसरा, सामंजस्य और समर्थन। सामंजस्य और समर्थन क्या था कि पहले के टाइम में अगर देखें, पहले के टाइम में भी था, पहले टाइम में बहुत ज़्यादा था और अब के टाइम में कम है। अगर हम देखें अब भी है। क्या है कि पहले जो था भेदभाव बहुत था। भेदभाव क्या, रंग के तौर पे, धर्म के, गोत्र के, जात के, लोअर मिडिल क्लास के ऊपर भी। कोई कई सुना भी होगा ना आपने कि ये दूसरी जाति का है, दूसरे रंग का है, अलग धर्म का है, और ऐसे ऐसे करके बहुत वो करते थे पहले के टाइम में कि एक दूसरे के साथ बैठ के नहीं खाना, ये अछूत है, इसके साथ हमें नहीं रह सकता, ये नीची जाति का, ये हमारे घर में या फिर हमारे सामान को यूज़ नहीं कर सकता। तो इस तरीके बहुत ज़्यादा पहले चलता था। तो इसी के लिए क्या था, महात्मा गांधी ने किया था, भारत के जितने भी नागरिक हैं वह सभी एक साथ समझौते से मिल बांट करके रहेंगे और इस आंदोलन में जितने भी आंदोलन अपने आज़ादी के लिए किए जा रहे हैं उन सभी में समर्थन अपना देंगे। चौथा पॉइंट इसका क्या है, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। अब आपको इसमें पता है स्वदेशी क्या होता है कि अपने ही देश का बना हुआ, और आत्मनिर्भरता खुद के ऊपर निर्भर रहना। तो इसके अंदर क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी व्यापार करने के लिए जब हमारे देश के अंदर आई, व्यापार करके फिर धीरे धीरे कब्जा के उन्होंने हमारे को अपना गुलाम बना लिया। हमारे पूरे देश के ऊपर उनका कब्जा हो गया था। लेकिन आई तो बेसिकली हमारे पास ट्रेड करनी थी। हमारे यहीं से नील उगाती थी, खाद उगवाती थी, सब कुछ हमारे यहीं से लेती थी, खादी वादी, और हम ही को ऊँचे दामों में उसको बेच देती थी। अच्छा जो भी प्रोडक्ट होता था, जितने में अच्छी मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो सब बनाती थी, इसी देश में सब कुछ करती थी, सस्ते में यहाँ पे बनता था और अपने देश ले जाके बेचते थे अच्छी चीज़ें। जो ख़राब चीज़ें थी वो ऊँचे दाम में हम ही को बेच देते थे। हमसे सामान ले रहे हैं, हमसे ही कार्य करवा रहे हैं, लेकिन हमको ही चूना लगा रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने, गांधी जी ने कहा था कि स्वदेशी अपनाना है, अपने देश के अंदर ही जो भी बन रहा है उसी को अपनाना है। जिससे होगा क्या कि हमारे देश की आमदनी जो भी है वो हमारे देश में ही रहेगी, हमारे देश का कौशल देश में ही रहेगा और हमारे देश में निर्धनता जो धीरे धीरे वो ख़त्म होती चल जाएगी। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के अध्ययन में विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। तो प्राचीन समय से ही भारत में अनेक नस्ल, अनेक जातियाँ निवास करती है। मुख्य रूप से आर्य और द्रविड़, यानी ऊंची जाति के और नीची जाति के दो मुख्यतः हम जिनको मान के चलते हैं, ये दो तरीके की कास्ट हमारे देश में वास करती हैं। जनता यहाँ रहती है। यदि भाषा की दृष्टि से देखें तो अनेक भाषी लोग यहाँ निवास करते हैं। यानी कि अगर हम नॉर्थ इंडिया में जाएँ तो नॉर्थ इंडिया में देखिए, हरियाणा में जाते हैं, हरियाणवी अलग है। पंजाब में जाओगे उनके पंजाबी अलग है। यूपी के अपनी अलग ही भाषा है। बिहार की तरफ अलग ही भाषा है। फिर साउथ इंडिया की तरफ में जाएंगे तो उनकी उसकी मलयालम हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, ये सब उनकी अलग है। फिर ईस्ट के साइड में अलग है, वेस्ट के साइड में अलग है, गुजराती अलग है, अपनी राजस्थानी भाषा अलग है। तो हर स्टेट की, हर कल्चर की अलग अलग भाषा है भाषा अलग अलग, लेकिन एक ही देश का हिस्सा है। तो ये भी एक बात हुई। दूसरा, दो तरीके की जाति यहाँ पे रहती थी, आर्य और द्रविड़, अपर क्लास और लोअर क्लास। फिर ऐसे में यह एक चर्चा का विषय है कि भारत में राष्ट्रीय एकता थी या नहीं, या भारत को एक राष्ट्र कहना कहाँ तक उचित था। भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। इनमें से कुछ औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी तथा
निम्न वर्गीय विचारधारा है। तो ऐसे में ये माना जाता था, जब इतने तरीके की विविधताएं हैं, कई तरीके के कलर हैं, कई तरीके के रंग हैं, कई तरीके के भेदभाव हैं, कई तरीके की जाति है, कई तरीके के धर्म है, कई तरीके की भाषा है, तो ऐसे में क्या भारत एक एक साथ रहने योग्य है, या फिर भारत में राष्ट्रीय एकता थी या नहीं? ये कई कई लोगों के दिमाग में इस तरीके का क्वेश्चन पहले से ही था कि जब भारत में इतना सब कुछ अलग अलग है, उन सभी का खाना, कल्चर, भाषा, रंग, सब कुछ अलग अलग है, तो इनमें एकता किस प्रकार से हो सकती है, और एकता अगर है भी क्या नहीं? ये क्वेश्चन पहले के टाइम में बहुत लोगों के दिमाग में था। फिर राष्ट्रवाद का जब हम अध्ययन करते हैं तो कई तरीके के दृष्टिकोण उनमें आते हैं, जो औपनिवेशिक हो गया, राष्ट्रवादी हो गया, मार्क्सवादी हो गया, और निम्न वर्ग यानी नीची जाति की तरफ से भी विचारधारा इनमें आती थी। अभी हम अगर इसमें पढ़ते हैं औपनिवेशिक दृष्टिकोण से अगर देखें, 1975 में प्लासी के युद्ध से भारत में औपनिवेशिक शासन की नींव पड़ी। भारत में ब्रिटिश शासकों ने अपने शासन को दृढ़ करने के लिए इतिहास लेखन की परंपरा का विकास शुरू किया। शुरुआती इतिहास को लिखने वाले ईसाई मिशनरी थे। इन्होंने भारत और भारतीय के पिछड़ने तथा पुरातन आचार्य व्यवहार को अपनी रचनाओं में दिखाने की कोशिश की। 1960 के दशक में जॉन गोलाधार, गोर्डन जॉनसन व अनिल सील ने कैम्ब्रिज स्कूल की आधारशिला लिखी। अब यहाँ पे इसमें पूछा गया, जब दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो 1975 का प्लासी का युद्ध जब हुआ था, तो 1975 के प्लासी के युद्ध के बाद भारत में औपनिवेशिक शासन की नींव पड़ गई। औपनिवेशिक शासन जब हमारे भारत देश में शुरू हुआ, तो भारत में ब्रिटिश शासकों ने अपने शासक को दृढ़ करने के लिए, यानी मजबूत करने के लिए, कई तरीके के लेखन परंपरा का विकास शुरू किया। कागजी दस्तावेजी जो भी उनके नियम कानून होते थे, उन सभी को भारत में लागू करना शुरू कर दिया गया। तो ऐसे में जब इसकी शुरुआत हुई तो लिखने वाले ईसाई मिशनरी थे। इन्होंने भारत और भारतीय पिछड़ने तथा पुरातन आचार व्यवहार को अपनी रचनाओं में दिखाने की कोशिश की। तो जितने मिशनरी भारत में जो भी आए थे, तो इन सभी ने क्या करा, अपन जो भी हमारे भारत की जितनी भी रचनाएं थी, भारत के जो भी आचार्य द्वारा, जितने पुरातनों द्वारा जो भी व्यवहार दिया गया, जितने भी ज्ञान दिया गया था, उन सभी को अपनी किताबों में कहीं एक तरीके से अर्जित करना शुरू कर दिया, जिससे कि अपनी तरफ से दिखा सके कि ज्ञान भारत का ना हो के ये हमारे ब्रिटिश शासनकाल का है, या मिशनरी जो भी जहाँ से आए थे उनके देश का है। 1960 के दशक में जॉन गोलाधार गॉर्डन और जॉनसन व अनिल सील ने कैम्ब्रिज स्कूल की आधारशिला रखी। इस स्कूल में क्या था, ये जो कैम्ब्रिज स्कूल जो यहाँ पे शब्द आया है, इसके अंदर क्या है, इन तीनों ने, जॉन गोलाधार गॉर्डन जॉनसन व अनिल सील, इन तीनों ने मिलकर इस स्कूल की स्थापना की थी। इसके अंदर इन्होंने क्या रखा था कि हमारे जितने भी पुरातात्विक ज्ञान जो भी था, हमारे जो पहले से जो भी हमारे पास ज्ञान है, वेदों का, ऋषियों का, मुनियों का, आचार्यों का, गुरुकुलों का, उन सबको एक साथ संग्रहित करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। यानी एक पुस्तक बना के, पुस्तक के अंदर इन्होंने संरचना, लिखित दस्तावेज इन्होंने लिखने शुरू कर दिए। अब अगर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इनको देखें, तो उपनिवेशवादी दृष्टिकोण के विपरीत राष्ट्रीय इतिहासकारों ने ब्रिटिश भारत के क्रूर रूप को सामने रखा। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटल ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और आर.सी. दत्त ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने ब्रिटिश शासन ने जिस प्रकार भारत का आर्थिक शोषण किया का इसका वर्णन किया है। अब जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है, इसके अंदर पहले क्या था, उपनिवेशवादी दृष्टिकोण यहाँ पर आया था, औपनिवेशिक दृष्टिकोण। इसके अंदर जो भी इन्होंने बताया गया था कि भारत के अंदर जितने भी औपनिवेशिक जो थे, मिशनरी लोग जो आए थे, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन्होंने क्या करा, दस्तावेजी कानून करने स्टार्ट कर दिए। दस्तावेजों के अंदर अपनी अपनी किताबों के अंदर ज्ञान सारा अर्जित करने स्टार्ट कर दिया। इसी के उलट अगर हम देखते तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से देखें, तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में क्या है, हमारे पास दो नाम आते हैं। सबसे पहला नाम जो आता है, दादा भाई नौरोजी, इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दूसरा क्या है, आर सी दत्त, इनकी पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो
इन दोनों के अंदर इन्होंने क्या बताया था, इन दोनों के अंदर इन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश कंपनियों द्वारा या ब्रिटिश रूल के द्वारा भारत के जितने भी धन था उसका शोषण किस प्रकार से किया गया, या भारत के जितने भी संपत्ति थी उसको ये इकट्ठा करके चोरी करके किस तरीके से अपने देश में लेके गए, या किस तरीके से व्यापार के थ्रू इन्होंने यहाँ से इतनी सामग्रियों को यहाँ से गायब करा। तो ये सब इन्होंने अपनी इन पुस्तकों में लिखा है। मार्क्सवादी अगर दृष्टिकोण हम देखें तो मार्क्सवादी विचारधारा उपनिवेशवाद को एक बुराई के रूप में देखती है। मार्क्सवादी स्कूल ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की व्याख्या वर्गीय चरित्र के आधार पर की। मार्क्स ने एक लेखमाल में यह स्पष्ट किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस प्रकार भारत पर कब्जा किया वह पहले के आक्रमणों से अलग था। मार्क्स का मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले जितने आक्रमणकारी आए वह यहाँ आकर भारतीय संस्कृति में बस गए, लेकिन ब्रिटिश विजय का अन्य पहलू यह था कि भारत पर इसकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। अब जो मार्क्सवादी जो मानते थे, मार्क्सवादी ने जो यहाँ पे हमारे देखते हैं उपनिवेशवादी जो बुक अभी मैंने बताया था कि ब्रिटिश कंपनियों ने या फिर मार्क्सवादियों ने जो यहाँ पर आए थे, मिशनरी लोग जो आए थे जिन्होंने दस्तावेजी कानून अपना स्टार्ट करा था, ये उसको बुरा मानते थे। कौन? मार्क्सवादी लोग। क्यों मानते थे? ये मानते थे कि जो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश के आने से पहले जितने भी आक्रमणकारी आए थे, फिर चाहे वो मुग़ल हो गए या कोई भी अदर कास्ट के हो गए, जितने भी यहाँ पे भारत को लूटने आए, भारत में हमला करने आए, इन्होंने सिर्फ यहाँ के क्या करा, संपत्ति के ऊपर ही यहाँ पे अपना प्रभाव करा, या फिर यहाँ की जितनी भारत की संस्कृति थी उसके अंदर ही बस गए, उसी के अंदर घुल मिल के रहने लग गए। लेकिन दूसरी तरफ जब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई, ब्रिटिश रूल भारत के अंदर स्थापित हुआ, तब इन्होंने क्या करा, भारत की जितनी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी उन सबको इन्होंने प्रभाव करा। किस तरीके से? कि सामाजिकता तो ये थी कि समाज को इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया, लोगों के बीच में अलग अलग भेदभाव करने शुरू कर दिए। तो ये सब इनका पड़ता गया। आर्थिक तौर पे किस तरीके से भारत की जितनी जायदाद धन संपत्ति थी उन सभी को इन्होंने हटाना स्टार्ट कर दिया, अपने देश ले जा गए यहाँ से। तो इस तरीके से भारत और पिछड़े राज्य में चलता चला गया। अब आता है प्रश्न नंबर 4। भारत के विभाजन की त्रासदी के अंतर निहित विभिन्न कारकों पर चर्चा कीजिए। कि भारत में जो भी विभाजन हुआ था भारत में जो विभाजन हुआ था उसके जो भी कारक थे या फिर उनके अंदर जो त्रासदी जो आई थी उसमें अंतर क्या थे, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। चर्चा किसके ऊपर करनी है? असली कारण जो हमारे पास है, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक, इन तीनों कारणों के ऊपर हमें असमंजस जो है। भारत के विभाजन का असली कारण धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक असमंजस का मिश्रण था। इसमें कई कारक शामिल थे, यानी धार्मिक तो था ही, सामाजिक भी था, राजनीतिक भी था। इन तीनों के ऊपर हमें डिस्कस करना है। धार्मिक असमंजस क्या था? हिंदू मुस्लिम तनाव ने विभाजन को बढ़ाया। धार्मिक भेदभाव और आपसी असमंजस ने सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को तनाव में बना दिया। कि इस टाइम जब था, अभी हमने देखा होगा जैसे 1947 का हम देखते हैं, भारत पाकिस्तान का बंटवारा, यहाँ पे हम देख के चले तो कितना हुआ, कितनी मारकाट हुई, कितनी लूट हुई, कितने लोग मरे, किस तरीके से इनका भेदभाव हुआ। और वो जो इम्प्लीमेंट उस टाइम पड़ा था 1947 में, मुझे नहीं लगता कि अभी भी कम है, अभी भी उतना ही है, पहले जितना ही है। पहले से कह सकते हैं थोड़ा बहुत कम है, लेकिन है कि उस टाइम में जिस तरीके से इतना मारकाट हुई थी, भेदभाव हुआ था वहाँ पे, जब हिंदू अपने गांव आ रहे थे, मुस्लिम अपने पाकिस्तान की तरफ बंटवारे में जा रहे थे, तो उस टाइम इतनी मारकाट हुई थी जिसका अभी तक हमारे देश के ऊपर या हमारी सामाजिक स्थिति के ऊपर अभी भी उसका प्रभाव पड़ता है। फिर अभी अगर हम देखें सामाजिक भेदभाव, भूमि भाषा संस्कृति भूमि भाषा संस्कृति अंतर के कारण सामाजिक असमंजस बढ़ा, जिसने विभाजन को बढ़ावा दिया। अब क्या है कि इनकी हम दोनों की भाषा भी अलग है, हिंदुओं की अलग है, मुस्लिम की अलग है, भाषा अलग है, भूमि अलग है, दोनों की संस्कृति कल्चर अलग अलग तरीके की है। तो जिस कारण से इनमें भी विभाजन जो है बढ़ने के मुख्य कारण ये भी है। फिर राजनीतिक असमंजस अगर हम देखें तो राजनीतिक दृष्टिकोण में हिंदू मुस्लिम तनाव ने विभाजन को और तेज किया, जैसे कि दिल्ली दंगे और पाकिस्तान के तैयारी में भेदभाव। यानी कि जब यहाँ से जब ये ऐलान हुआ था कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 को बंटवारा होएगा इनका 15 अगस्त के दिन, या फिर जब भी इनका बंटवारा होना है तो उस दिन होएगा। तो ऐसे में क्या था, जो मुस्लिम हिंदू जो थे, हिंदू तो यहीं पे थे, तो इन्होंने अपनी तरफ से विभाजन को और तेज तो किया, लेकिन मुस्लिम जो थे
दिल्ली में दंगे और पाकिस्तान की तैयारी में भेदभाव रहा। दिल्ली में दंगे हो रहे लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उस टाइम तक कोई इतनी खास तैयारी नहीं थी कि किस तरीके से अपने नागरिकों को अपने देश वापस लाया जाए। फिर ब्रिटिश नीति। ब्रिटिश नीति तो मुझे लगता है कि किसी को बताने की जरूरत है नहीं, आप सभी को अच्छे से याद होगी कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या करा है। ब्रिटिश शासन ने अपनी असली और विघटनकारी नीति के कारण सामाजिक और धार्मिक समझौते में कमी को बढ़ावा दिया, जिसने विभाजन को सुनिश्चित किया। इन कार्यों के संगम से हुआ विभाजन ने 1947 में भारत को हिंदू बहुमत और पाकिस्तान को मुस्लिम बहुमत वाले दो अलग राष्ट्रों में बांट दिया। यानी कि इनके अनुसार भारत जो है हिंदुओं के लिए ज़्यादा सही है और पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही अलग अलग जगहों पे दोनों ही जाति के लोग ज़्यादातर हैं। मुस्लिम ज़्यादातर पाकिस्तान में थे तो भारत के सभी मुस्लिम्स को पाकिस्तान भेज दिया गया, और हिंदुस्तान में ज़्यादातर हिंदू थे इसलिए इसको यहाँ पे हिंदुओं को ज़्यादातर भेज दिया गया। दूसरा कारण भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जब अभी हम जानते हैं कि जब बंटवारा हुआ था तो भारत के जितने भी राज्य थे, जितने भी सल्तनत थी दिल्ली के अंदर, इन सभी को इन्होंने नींव सब के सब हिला के गए थे कि अगर आप चाहें तो अपना एक अलग देश बना सकते हैं, इन भारत में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं अलग देश बनना तो हम आपको राइट देते हैं कि अलग आपका देश बनेगा। इस तरीके के ये फूट बीच में डाल के गए थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण क्या थे? यानी जो भी राष्ट्रीय आंदोलन भारत के अंदर जो भी हुआ है उसके अंदर क्या क्या आंदोलन में कितने कितने प्रकार के चरण थे। स्नातक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने देश के स्वतंत्रता और समाज में सुधार के लिए यात्रा किया। एक आंदोलन को कई चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्रारंभिक चरण, जो कि 1885 से 1905, डेट याद रखिएगा, 1885 से 1905 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना स्वार्थपर प्रशासनिक सुधारों की मांग के लिए हुआ था, लेकिन इसका एक प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्रता की मांग थी। दूसरा आप देखते हैं, स्वतंत्रता की मांग। स्वतंत्रता की मांग 1906 से 1947, यह चरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सजगता और एकता का आदान प्रदान किया। यानी 1906 से 1947 तक जितने भी हमारे जो भी लड़ाइयाँ हुई है, जितने भी हमारे मूवमेंट चले हैं आज़ादी पाने के लिए, वो सभी इस टाइम से इस टाइम के बीच में हुए हैं। फिर आता है गांधीवादी आंदोलन 1915 से 1947। महात्मा गांधी ने अपने असहयोग और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित आंदोलन चलाए, जिनमें नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों तरीके के आंदोलन शामिल थे, जिसके तौर पे भारत को आज़ादी मिलने में और आसानी हुई। फिर आया स्वतंत्रता 1947। ये लास्ट हमारा पार्ट है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। इस चरण में भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन पाकिस्तान के बनने के साथ हिंदू मुस्लिम विभाजन की प्रक्रिया हुई और भारत में संविधान बनाने का कार्य शुरू हुआ। इन चरणों के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, मोहनदास करमचंद गांधी, सुभाष चंद्र बोस और अन्यों ने अपने योगदान से राष्ट्रीय आंदोलन को सार्थक बनाया। यानी कि ये जो 4-5 नाम जितने भी आपके पास आते हैं, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और अन्य जितने भी लोग थे जो भी फ्रीडम फाइटर हमारे बने हैं, इनके योगदान से हमको देश को आज़ादी दिलाने में और ज़्यादा आसानी हुई। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं औपनिवेशवाद की क्या विशेषताएं हैं। औपनिवेशवाद क्या होता है? सबसे पहले तो इसके अंदर हमें ये पढ़ना है। औपनिवेशिक व्यवस्था लोकतांत्रिक थी। अपने राष्ट्र में निवासियों को सभी अधिकार दिए गए, जबकि उपनिवेशों में न केवल राजनीति से बल्कि सभी प्रकार से अधिकारों से दूर रखा गया, सहभागिता के अवसरों से भी दूर रखा गया। औपनिवेशिक शासन औपनिवेश की जनता की मर्जी के खिलाफ था, साथ ही लोगों पर शासन को थोपा गया। आधारभूत संरचना का विकास केवल उसी हालत में किया जाता था जो यदि औपनिवेशिक सरकारों को उसकी आवश्यकता महसूस होती थी।
औपनिवेशिकवाद का जो सबसे एक मेन जो कारण था, जो इनका एक स्लोगन हम कह सकते हैं कि मेन स्लोगन इनका था या मेन पॉइंट इनका था, ये चाहते थे बाँटो और राज करो। भारत के अंदर हमें पता है कि हमारे पास कितनी सारी रियासतें थी, कितने सारे राज्य थे, कितने धर्म के लोग एक साथ रहते थे। तो इन सभी में इन्होंने क्या करा, फूट गेरने का काम करा कि इनके इनके बीच में फूट गेरो, इनकी जितने भी इनकी एकता है इन सबको भंग करो। एकता बंद होएगी, लोगों में अपने आप मारकाट होएगी, लड़ाई होएगी, इनके बीच सामाजिक दूरियां बनेगी और इनके ऊपर फिर धीरे धीरे हम राज कर सकते हैं। अगर एकताबद्ध हम देश के ऊपर राज करते हैं, यदि सारे सारे लोग, सारे नागरिक, सारा देश एक साथ इकट्ठा है, सारी सल्तनतें इकट्ठी हैं, तो इन पे राज किया जाना मुश्किल है थोड़ा। तो जिस कारण से इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे अब मान लो किसी एक राज्य में, अभी मान लो अगर ये नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं, नॉर्थ इंडिया से इन्होंने मान लो पहले जम्मू पे कर लिया, कश्मीर पे, कश्मीर से नीचे पंजाब पे, पंजाब से फिर यूपी पे, ऐसे करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले एक राज्य लिया, उसके अंदर जितने भी नागरिक थे सबके बीच में फूट गेर दी, सारे धर्मों को बीच में फूट गेर दी, और फिर उनको जब वो बट गए उनके ऊपर राज करना अपना स्टार्ट कर दिया। ऐसे करके इनकी जो ये व्यवस्था थी औपनिवेशवाद की विशेषता थी, जिस कारण ये अपने यहाँ पे राज करने में समर्थ थे। दैट्स इट गाइज। इसका पार्ट 2 इसमें हम थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।